कि उत्तर प्रदेश में हमारे प्रजापतियों की सबसे ज्यादा संख्या हम ही भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त एक आप अभियान देख रहे होंगे आपने यूट्यूब ही आपको सिखा देगा कि यूट्यूब को कैसे यूज करना। ये जगन्नाथ का आपने सुना होगा, पहले साधन नहीं है, कोई किसी का इतना सी जमीन कब्जा नहीं कर सकता। किसी बेटी को छेड़ के तो दिखा, आपका टिकट कटवा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके की पंचायत। पीके की पंचायत का एक खास प्रोग्राम चुनावी चर्चा। चूंकि चुनाव आ चुके हैं, राजनीति अपनी सरगर्मी पे चल रही है। बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव शुरू होने वाले हैं। पार्टी अपनी अपनी योग्यताएं गिनाएगी, अपने अपने काम करने का तरीका गिनाएगी। उसी में आज चुनावी चर्चा के कार्यक्रम में हम रूबरू हो रहे हैं श्री जगन्नाथ प्रजापति जी से। सर्वप्रथम नमस्कार प्रजापति जी। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मोहित भाई जी, मोहित प्रजापति जी और हमारे भैया कि मुझे आज इस चैनल के माध्यम से रूबरू होने का मौका दिया। तो मैं तहे दिल से पूरी टीम को और पूरे चैनल को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पीके की पंचायत को आपने समय दिया। हमारे जब सवाल और आपके जवाब पीके की पंचायत के बीच में बस शुरू ही हो रहे हैं। सर्वप्रथम सवाल हमारा ये रहेगा आपसे जगन्नाथ जी कि आप राजनीति में आए, युवा हैं, शिक्षित हैं। युवा शिक्षितों का राजनीति में आना इस समय के दौर में बहुत आवश्यक है। तो क्या है कि आपने राजनीति शुरू की, फिर कहाँ से शुरू की? देखिए, राजनीति क्यों शुरू की और कहाँ से शुरू की, ये बहुत अच्छा सवाल है और मैं फिर से पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। एक्चुअली मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं, मैं एक साधारण किसान का लड़का जो आमतौर में व्यक्ति की जिंदगी होती है, पहले अपनी शिक्षा ग्रहण करना। तो मैं पहले मेरे पिताजी ने बाहर भेजा, जैसे तैसे एक किसान ने अपने बेटे को बाहर पढ़ाया लिखाया, फिर अपना व्यापार व्यवसाय करके अपना जब व्यवस्थित हो गए, अपने परिवार को व्यवस्थित कर लिया, अपने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ये महसूस हुआ कि मैं तो व्यवस्थित हो गया, लेकिन मैं अपनी समाज के लिए क्या कर पाता। मैं अपना तो कर ले रहा हूँ लेकिन अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाऊँ। तो मुझे लगा कि अब मुझे वापस लौटना चाहिए। मैं झांसी रहता था, वहीं मेरा व्यवसाय कुछ था। तो जब मैं यहाँ लौट के आया और मैं अपने क्षेत्र में घूमा हमीरपुर में, तो मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में हमारे प्रजापतियों की सबसे ज्यादा संख्या हमीरपुर विधानसभा और सबसे बुरी हालत भी यही हमीरपुर विधानसभा में। तो कैसे? क्योंकि एक प्रजापति नेता होगा तो पूरे समाज का कल्याण नहीं कर। मेरा एकमात्र उद्देश्य है, ये एजेंडा लेके चल रहा हूँ कि हमारे प्रजापति समाज में भी घर घर नेता, और जब घर घर नेता होंगे तो वो अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे और उसका चहुमुखी विकास हो। तो इस उद्देश्य से मैं अपने लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ और मेरा राजनीति में आने का कारण एक तरह से समाज सेवा ही है, क्योंकि राजनीति एक समाज सेवा का ही एक माध्यम है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने समाज सेवा की बात की जी, तो बात करूं मैं युवाओं को लेकर के। तो जो इस जनरेशन का युवा है, कहीं ना कहीं आप भी देख रहे होंगे कि एक जो नशे की लत के तहत वो बढ़ता जा रहा है। तो बुंदेलखंड के युवाओं को लेके और जो बुंदेलखंड का मिडिल क्लास वर्ग है, कहीं ना कहीं आप भी देखते हैं कि वो पलायन की स्थिति में ज्यादा रहता है, बाहर जाके मजदूरी करके अपना भरण पोषण ज्यादा करता है। तो बुंदेलखंड में ऐसे क्या परिवर्तन की जरूरत है जिसको लेके यहाँ की छवि को बदला जा सकता है, क्या है? जैसे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त एक आप अभियान देख रहे होंगे, आत्मनिर्भर भारत। उस आत्मनिर्भर भारत के तहत ऐसे बहुत से क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन लोगों को सम्मानित भी किया जा रहा है जो इस सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंस मीडिया में अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं। तो आपने बताया कि नशा की तरफ, अब नशा कई प्रकार का होता है। एक नशा होता है रील्स बनाने का। अब रील्स में भी आप किस तरह की रील्स बनाते हैं? एक गंदी रील्स भी आप बनाते हैं और एक हिस्टोरिकल या किसी ब्लॉगिंग टाइप का रील्स बनाते हैं। इसी तरह से नशा भी है आपका, ये मोबाइल भी एक नशा ही है। नशा इसका आप कैसा उपयोग कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमारी सरकार आत्मनिर्भर भारत का एक अभियान चला रही है। इसके तहत आपको पलायन करने की जरूरत नहीं। आप मोबाइल को कम से कम 5 से 6 घंटा समय देते हैं, रील्स दूसरों की देखते हैं। आप उसमें यूट्यूब ही आपको सिखा देगा कि यूट्यूब को कैसे यूज करना, फेसबुक ही आपको सिखा देगी कैसे यूज करना, कैसे पैसा कमाना, कि पलायन की स्थिति पे ना पहुंचे। उसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि मैं भी एक समय इन्फ्लुएंसर था, यूट्यूबर था,
और मैं 2011-12 का यूट्यूबर हूँ और गोल्ड प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, ये सब 2011-12 में मैं प्राप्त कर चुका उस हूँ। दौर में कर उस दौर में कर चुका हूँ जब यूट्यूब में ज्यादा यूजर्स नहीं थे, स्कोप नहीं था, लोगों को ज्यादा जानकारी बिल्कुल नहीं। भी स्कोप नहीं था, जानकारी नहीं थी और इंटरनेट इतना महंगा था कि व्यक्ति यूट्यूब ओपन ही नहीं करता था, ब्राउजिंग करता था, नेट बंद कर देता था। तो मैंने उस समय कैसे 1 मिलियन फॉलोअर सब्सक्राइबर किए होंगे और कैसे गोल्ड प्ले बटन हासिल किया होगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि 2016 में जब जियो आया तो जियो के बाद यूट्यूब में यूजर्स आए। तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं भी एक किसान का बेटा था, मुझे यूट्यूब ने एक माध्यम दिया, यूट्यूब से 4 पैसे कमा के मुझे संसाधन मिले, नहीं तो मेरे पास संसाधन भी नहीं थे कि मैं अपना कोई व्यापार कर सकूं या कोई बिल्डिंग बना सकूं या रियल एस्टेट का काम कर सकूं, कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मुझे यूट्यूब ने शुरुआत में संसाधन दिए। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पलायन की स्थिति खत्म हो जाएगी, आपको 10,000 15,000 की नौकरी करने के लिए अहमदाबाद गुजरात नहीं जाते। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि हम राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि राजनीति के कई पायदान है। ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना भी राजनीति का ही हिस्सा है, विधानसभा चुनाव लड़ना राजनीति का हिस्सा है, जिला पंचायत चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो आप किस तरफ जाना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका और काफी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आप लोगों के बीच में घूमते हैं, एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो हम आपको केवल समाज सेवी भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं। तो क्या उद्देश्य है आपका? बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये आपकी मेहनत है, कि मेरी मेहनत ग्राम प्रधान के हिसाब से, कि जिला पंचायत सदस्य के हिसाब से, कि आपकी मेहनत विधानसभा के हिसाब से, आप लोगों के बीच में कितने जगह आप जाते हैं, कितने लोगों से आप मिलते हैं, कैसे आप सब कुछ व्यवस्थित करते हैं, और वो तय होगा आपकी पार्टी के। अच्छा, पार्टी देखेगी आप जिला पंचायत सदस्य बनने योग्य हैं तो जिला पंचायत बनाएगी, आप विधानसभा योग्य हैं विधायक बनाएंगे। मैं तो भाई पार्टी पे निर्भर हूँ, शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगा, जो आदेश करेगा, मुझे स्वीकार। अच्छा, और दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं, आपके चाहने वाले और हमारे साथ एक बड़ा कौतूहल रहता है कि जगतराज प्रजापति जी फॉर्च्यूनर कार पर चल रही है, वीआईपी ताम झाम से चल रहे हैं, सुरक्षा भी लेके चल रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है? सबसे बहुत अहम मुद्दा, बहुत, क्योंकि ये सिर्फ मेरे गांव में ही नहीं, शायद पूरे जिले और आसपास के जिले में भी ऐसी चर्चाएं। आप सुना, पहले जिज्ञासा ये दौड़ जाती कि भाई चल तो सब कुछ रहा, लेकिन लोग जल तक जाना चाहते, चल कैसे रहा। तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। जब मैंने एक समय शुरुआत की, डीजे जगतराज का आपने नाम सुना होगा, पहले गानों में, रिमिक्सिंग में, जब मेरी उम्र होगी 11 या 12 साल की उम्र होगी, तब मैं इंटरनेट का और कंप्यूटर का एक तरह से मान लीजिए कीड़ा, मतलब 18 घंटे 20 घंटे, मतलब 2-4 घंटे सोना और इसके बाद 18 से 20 घंटे आपका कंप्यूटर में समय। उस वक्त मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, अपनी वेबसाइट बनाई थी, उस पर अपने गाने अपलोड किए और वेबसाइट में अपलोड किया। उस वक्त यूट्यूब का उतना क्रेज नहीं, डाउनलोडिंग से पैसा आया तो मैंने यूएसडी में पैसा था, क्योंकि एडसेंस से जो गूगल एडसेंस से पेमेंट आता है यूएसडी में आता है। यूएसडी के बाद में धीरे धीरे मुझे यूएसडी का, वो कहते हैं ना कि आनंद मिल गया आपको यूएसडी का। मान लीजिए आप 1,000 रुपए यहाँ के कमाए, 1,000 यूएसडी वहां से कमाए, तो उस वक्त 60 या 62 रुपया चल रहा था एक डॉलर। तो फिर मैंने एक फॉर्मेशन की कंपनी बनाई मैंने, जो सेवन सुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड करके है, उसका एक ब्रांच हमारा मुंबई टिटवाला ईस्ट में है और एक हमारा हेड ऑफिस जहाँ से मैं मैनेज करता हूँ वो छात्र। वो कंपनी ने हमारी उस वक्त ऐसे आर्टिस्ट, मान लीजिए आप एक गायक हैं, आप एक कोई कलाकार, और मैं एक कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी थी जो आपके डिजिटल राइट्स प्रबंधन और आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कोई भी आपका गाना जियो सामान स्पॉटिफाई कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। साथ ही आपके यूट्यूब चैनल पर राइट्स मैनेजमेंट कंटेंट, आपका कोई गाना दूसरा व्यक्ति चैनल पे उठा के अपलोड करे तो उसको कॉपीराइट क्लेम हमारी तरफ से जाएगा और उससे जो रेवेन्यू बनेगा वो हम खींच लाएंगे और ओरिजिनल आर्टिस्ट को देंगे। कैसे? स्प्लिट, हमारा एक रेवेन्यू शेयर होगा कि भाई साहब आप $10,000 महीने में कमाते हैं, 10% 90 आपको देंगे, 10 हम इस सर्विस का अकाउंट। तो इसी तरह से मेरी कंपनी के पास इस वक्त 300 प्लस यूट्यूब चैनल, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं इंडियंस के साथ नहीं करता, सारे मेरे वियतनामीज, फिलिपियन, जापानीज, अमेरिकन जो क्लासिक में हैं और ऑस्ट्रेलियंस, ऐसे अन्य देशों के ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से जो उनके चैनल पे ईमेल आईडी मिलती है उनसे कांटेक्ट किया, हमारी टीम उनसे कन्वर्सेशन करती है और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद मुझे सब लोगों से मिल जाता है और मेरा काम
अच्छा, इसीलिए लोग कहते हैं कि पैसा कहाँ से आता है। मान लीजिए अगर मैंने $10,000 कहीं से आ गया मेरा महीने में, तो यहाँ तो 8 लाख होगा। 8 लाख। अब लोग दिमाग लगाएंगे कि यार ये नौकरी करेगा तो 1-1.5 लाख कमाएगा, बिजनेस करेगा तो 2-4 लाख रुपए। इसकी कोई सीमा नहीं। आप इस दुनिया में आइए, तो मैं अपने युवा साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि एक बार यूट्यूब की दुनिया में आइए, आप आइए, उसको समझिए, समय दीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद आएगा, ये मेरा वादा है। नहीं, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि जीवन कहीं ना कहीं बड़े संघर्ष से शुरू हुआ है। आपने जो उम्र बताई 11-12 वर्ष में, अगर लोग वो उस समय इंटरनेट को जानना कहीं ना कहीं विपरीत परिस्थिति थी। बहुत आप अपने जीवन और अपने आसपास के वातावरण से ठीक विपरीत काम कर रहे थे अगर इंटरनेट में उस समय काम कर रहे थे। उसके बाद नेताजी, बैक टू बैक हमारा सवाल ये रहेगा कि आप चुनाव में आ रहे हैं, आप राजनीति में आ रहे हैं, तो अभी तो आपके वादे ही रहे भाई, काम करना है, अपनी जाति के लिए काम करना है, समाज के लिए काम करना है। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब झंझना है बाद में नेताजी को पैसे नहीं कमाने। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हमारे कहने का मतलब ये कि राजनीति में क्यों आना चाहिए। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मेरा राजनीति में मुख्य कारण आने का ये है कि मेरी समाज, जो प्रजापति समाज है, उनकी राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है। अगर मैं ही कोई कार्यक्रम करता हूँ, प्रजापति समाज का कार्यक्रम करता हूँ और मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ, तो वो पूछते हैं क्यों जाएं, मैं पिसिया काटने जाना है, क्या मिलेगा हमें वहां जाके। मुझे वो चीज जगाने की जरूरत है। मैं उनको वो जगाना चाहता हूँ कि मैं आया हूँ जब मैं कर सकता हूँ, जब मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पिताजी गले तक कर्जे से, 3 बड़ी बहनें थी, कर्जे से डूबे हुए थे। किसान और क्या कर सकता है, 3 बिटिया की शादी करने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता, ये मैं जानता हूँ। मैंने कैसे अपने माध्यम निकाल करके मैंने 4 पैसे भी कमाए, अपने घर परिवार को व्यवस्थित किया। आज मैं चुनावी तैयारी में जुटा हुआ हूँ और आप सब जनता का मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो पता नहीं मैं कहाँ बैठा हूँगा। तो मैं ये युवाओं को और सभी अपने समाज के भाई बंधुओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते हो। मैं भी उस गरीब किसान का बेटा हूँ, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। और रही बात पैसा कमाने की, तो मुझे पैसे की कोई भूख नहीं है। पर्याप्त पैसा कमा, राजनीति पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो व्यवसाय कीजिए, और अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। भगवान की कृपा से मुझे राजनीति में आने का कोई कारण मिलता ही नहीं। अच्छा, चूंकि आप बुंदेलखंड से बिलोंग करते हैं, केंद्र में भी एनडीए सरकार है, प्रदेश में भी एनडीए सरकार है, तो क्या ये डबल इंजन की सरकार बुंदेलखंड को वो सब दे रही है जो बुंदेलखंड डिजर्व करता है? बिल्कुल दे रही है। देख रहे हैं कि मैं खुद का अपने उदाहरण देता हूँ कि जब मैं झांसी में पहले रहता तो उस वक्त जहाँ पे मैंने अपना मकान बनाने के लिए प्लॉट लिया, तो वो जमीन किसी के लाठी जो होती, लख बोलते हैं, लख के दम पे वो कब्जा थी। रजिस्ट्री मेरे नाम पे थी पर वो कब्जा थी। हाई कोर्ट से स्टे था, मैं मकान नहीं बना पाया। तो मैं पछता रहा था कि मैंने जीवन में पहली कमाई की और वही प्लॉट फंस गया। तो अब मैं देख रहा हूँ, अगर इस वक्त भी अगर वही सरकारें होती जो पहले थी, तो आज मुझे वहां रहने का हफ्ता होता है जो, वो हफ्ता मुझे टैक्स देना पड़ता। लेकिन आज ही बिल्कुल नंबरदारी शासन नहीं है। कोई किसी का इतना से भी जमीन कब्जा नहीं कर सकता। कोई किसी को छेड़ के दिखा दे, कोई किसी को मार के दिखा दे, कोई किसी को कह के दिखा दे, पुलिस टांग के ले आएगी। कहीं ना कहीं देखा जाए, ये तो शासन प्रशासन की बात हो गई। और जब लोगों के बीच रह करके वार्ता होती है, तो लोगों में ये सबसे बहुत बड़ा आश्वासन रहता है कि इस गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं हम सुरक्षित हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल रहेगा, बात करूं महिला सशक्तिकरण को लेकर के, तो आपका क्या कहना रहेगा? क्या आज की डेट में देखा जाए महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बात की जाए तो महिला इस तरह सुरक्षित है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि किसी बेटी को छेड़ के तो दिखाओ, आपका टिकट कटवा दिया जाए। अभी लेटेस्ट ही चल रहा है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आप छेड़ के दिखाओ, तो यानी कि हमारी बहन बेटियां अगर रात के 12 बजे भी घर से बाहर निकलती है या बाहर से घर आती हैं, तो वो पैदल आ जाए, कैसे भी अकेले आ जाए, पूर्ण रूप से सुरक्षित है। और किसी ने हाथ लगाया, अगले दिन 2 पुलिस वाले उसको ऐसे कंधे में टांग के लेके आएंगे, कहीं पैर में गोली लगी दिखाई देगी। आप देखे होंगे, आप तो न्यूज में देखने को सब चीजें देखते रहते होंगे। इस तरह से सुरक्षित है, सुरक्षित नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से सुरक्षित है कि महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इस सरकार में ना वो किडनैपिंग, ना वो गुंडागर्दी, ना वो छेड़खानी, ये सब कोई चीजें देखने आज इतनी फ्रीडम है कि महिलाएं रात के 9 से 10 बजे भी निकल सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, जो एजेंडा लेके चल रही है एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश में खासकर सख्त शासन फ्री राशन, क्या वो किताबी है या जमीन पर कारगर? नहीं, जमीन पे कारगर पूरा, और जहाँ पे नहीं ये चीजें पहुँच पा रही हैं वहाँ पे पहुँचाने का काम किया जा रहा है। भाई कहीं पे जल्दी पहुँच जाती हैं चीजें, कहीं पे बाद में पहुँचती हैं, लेकिन ये पहुँचाने का काम किया जा रहा है। वैसे प्रयास कर रहे पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसा कि आप एक किसान नेता के तौर पर बिलोंग करते हैं, जी बिल्कुल। वर्तमान की ही बात करूं, जी बेमौसम बरसात होने के कारण बिल्कुल, किसान बिल्कुल इतना मताहत हो चुके हैं। हम भी परेशान हैं। तो इस बार जैसा कि आप पार्टीगत रूप से विजिट करने आते हैं, तो वर्तमान सरकार किसानों को लेकर के क्या करना चाहेगी? जो ये नुकसान हुआ किसानों का लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे किसान? देखिए, हमारी सरकार, अगर किसानों का नुकसान हुआ है, आप भी देख रहे हैं कहाँ तक कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है। जिसका नुकसान हुआ है उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं हमारी सरकार द्वारा की जा रही हैं और की जाएंगी, और उसके लिए जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं अपनी किसान पूरी करें। जो भी फॉर्म भरना है लेखपाल के माध्यम से, जो भी सर्वे होना है, जो भी व्यवस्थाएं हैं वो की जाएंगी। किसानों को कोई ना कोई अच्छी योजना मिलेगी जिससे उनकी नुकसान की भरपाई। उससे जो एक प्रोसेस के तहत होता है वो सारी चीजें फिट पर अप्लाई हो रही है। बिल्कुल अप्लाई हो रही है। अगर जहाँ नहीं अप्लाई हो पा रही है तो उसका हम मुद्दा उठाने के लिए भी तैयार है। देखिए, हम निष्पक्ष बात करेंगे। अगर किसान, देखो मैं किसान, आपने कहा किसान नेता है, अगर हमें सरकार से कोई बात कहनी भी होगी तो हम आपके माध्यम से और डायरेक्टली हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से वो बात पहुंचाएंगे। अगर वो सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं किसी कारणवश, उसकी जांच भी होगी और वो सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी। अगर वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं तो हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, वो सुविधाएं को प्राप्त। इसीलिए हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं। जो लोगों के हित में है वो चाहे फिर अपने लोगों से लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, लेकिन उनको दिलाने कार्यकर्ता होंगे पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, और इसीलिए हम घूमते हैं कि कार्यकर्ता क्यों लोगों के बीच में जाता है, क्योंकि लोगों के चीजों को समझ सके, लोगों की डिमांड क्या है, लोग क्या मांग कर रहे हैं, कहाँ किस चीज की कमी हो रही है। अगर कोई कमी हमें मिली कि यहाँ कमी हो रही है, हम वहाँ से सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है लेकिन उनको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे जो भी आगे हैं हमारे पदाधिकारी, हम उनको बताएंगे और उन चीजों को का समाधान करवाएंगे समस्या। जैसा कि आपने देखा, मेरे बीच थे यहाँ से जगतराज प्रजापति जी, जिनसे वार्ता के दौरान काफी कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई। बात शिक्षा की हो, युवाओं की हो, या फिर बेटियों की सुरक्षा की हो, और साथ ही साथ बात किसानों की भी चर्चा हुई, जिन्होंने स्पष्टीकरण के तौर पर मैं पहली चीज तो कहना चाहूंगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोधाभास न करते हुए उन्होंने सीधे तौर पर अपने पक्ष को रखा, और कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं को लेकर के पार्टीगत रूप से यदि देखा जाए तो वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कि जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, इसको लेकर के पूरे जनमानस को एक साथ लेके चलती है, तो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा को देखते हुए मैं अपने शब्दों में कहना चाहूंगा कि जातिवाद को दरकिनार करते हुए धर्म जाति समूह को एक साथ लेकर के सभी शासकीय योजनाओं से लाभान्वित कराने का जो उनका उद्देश्य है, वह साथ ही साथ मैं जगतराज जी की जिस प्रकार से जो मंशा को समझ पाया हूं कि सत्ता का कोई शौक नहीं, जनसेवा से नाता है। आप देख रहे हैं पीके की पंचायत चुनावी चर्चा।